नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे और तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस इस शो को मिल रहा है। अब देखिए, ये हफ्ता जो है वो ज़्यादातर छोटे शेयरों के नाम रहा, जिसमें सुज़लॉन हो, एसजेवीएन हो, जियो फाइनेंशियल हो, येस बैंक, संवर्धन मदरसन, ओला इलेक्ट्रिक जैसे शेयर जो हैं खबरों में छाए रहे। वहीं एक तरफ बम्पर रैली देने वाली सरकारी डिफेंस कंपनी ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया, तो वहीं ऐसी भी छोटी सरकारी कंपनी निकल कर आई जिसके नंबर्स बेहद दमदार रहे और शेयर में पंख लगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम ऐसे खबरों की डोज देने आपको जा रहे हैं जो आपको अगले हफ्ते की भी तैयारी कराएगी। तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं येस बैंक से। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी बोर्ड मीटिंग 3 जून 2025 यानी मंगलवार को होने जा रही है, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ये फैसला इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटी या फिर अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पूंजी जुटाने से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में बोर्ड बैठक में क्या क्या हो सकता है, देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और फंड जुटाने के लिए जरूरी रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स की मंजूरी यहाँ पर ली जा सकती है। येस बैंक ने फाइलिंग में कहा है कि येस बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार 3 जून 2025 को होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यहाँ पर इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटीज और यहाँ पे आप समझिए कि एलिजिबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल और नॉन जो कन्वर्टेबल है उसको जारी करने के जरिए यहाँ पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। अब इस बात को भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन से डील के बाद ये अहम मोड़ पर येस बैंक ने इस तरह के फंड रेज का ऐलान किया है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से का बड़ा हिस्सा जापान के बैंक को बेचने की यहाँ पे योजना बनाई है, तो ऐसे में ये खबर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूरे हफ्ते की हम लोग चाल देखें तो शेयर में सिर्फ 1.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं एक और रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक की, वोडाफोन आइडिया की। एक बार फिर कंपनी जो है पूंजी जुटाने से के सभी संभावित प्रस्तावों पर विचार करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि बोर्ड फंड जुटाने के कई विकल्पों पर चर्चा करेगा। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे ये भी कहा कि फंड जुटाने के लिए कंपनी एक या एक से ज्यादा बार राइट इशू, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर क्यूआईपी जैसे रास्तों पर विचार कर सकती है। इसके अलावा कंपनी इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको जीडीआर कहते हैं, वारंट्स या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे विकल्पों के जरिए भी रकम जुटा सकती है। इनमें से कुछ आप देखें इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। बाजार की नज़र वोडाफोन आइडिया के इस बोर्ड मीटिंग पर बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी लंबे समय से भारी कर्ज और कैश की कमी से जूझ रही है। फंड जुटाने से कंपनी को अपने नेटवर्क विस्तार और जो 5G है जैसे बड़े निवेश में मदद मिल सकती है। अगर हम लोग इसके चाल की बात करें तो यहाँ पर जो है 2.5% ये बढ़ता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी की। यहाँ पर जो कंपनी है वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए गए। कंपनी का मुनाफा पिछले 10 साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा। वहीं ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड हाई पर आती हुई यहाँ पर दिखी है। सुज़लॉन एनर्जी के मार्च तिमाही नतीजों को अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 254 करोड़ से बढ़कर 1182 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 365% का जंप देखने को मिला है। वहीं नेट सेल्स की बात करें तो 73% बढ़कर ये 3773 करोड़ पर पहुंच गई। एबिटा की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये डबल हो गया। पिछले साल 340 करोड़ से ये दुगना होकर 677 करोड़ पर पहुंच गया। और एबिटा मार्जिन देखें तो 2% बढ़कर ये करीब करीब यहाँ पर 17.94% यानी 18% के आसपास आता हुआ दिखा है। इसमें 600 करोड़ का डेफर्ड टैक्स एसेट मुनाफा भी शामिल है। वॉल्यूम भी अगर आप बात करें तो 573 मेगावाट पर पहुंच गई है, जो इसके अनुमान थे उससे ज़्यादा ही है। पिछले साल की समान तिमाही से ये दुगना है और मार्च तिमाही के आखिरी तक ये 5.6 गीगावाट का ऑर्डर भी बुक यहाँ पर आता हुआ दिखा, जो कि सबसे ऊंचा है। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन से कंपनी को आगे की आमदनी को लेकर भी साफ तौर पर स्पष्टता हासिल हुई और यहाँ पर स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली। और मैनेजमेंट की तरफ से भी यहाँ पे गाइडेंस जो है वो ओवरऑल सेक्टर अगर बात करें यहाँ पर तो ओवरऑल जितने भी कंपनी के यहाँ पर सेगमेंट्स हैं उसमें 60% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। रिटेल निवेशकों का एक और पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक ने यहाँ पर निवेशकों को निराश किया। स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई। यहाँ पर हम लोग बात करें एसजेवीएन की, मार्च तिमाही में यानी कि Q4 में नतीजों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वित्त वर्ष 2025 के चौथी तिमाही में कंपनी घाटे में आ गई है। मार्च तिमाही में कंपनी को 127 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने 61 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। एसजेवीएन लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है
कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी की जो आय है वो 4.5% की तेजी के साथ 504 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने करीब 483 करोड़ की आय दर्ज की थी। और इसके साथ ही कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि जो एबिटा है, अगर आप बात करें वहां पर जो कामकाजी मुनाफा है वो 0.4% की बढ़ोतरी के साथ 240 करोड़ पर रहा है, यानी कि बहुत ही स्लाइटली यहाँ पे बढ़ती हुई स्थिति देखने को मिली है। पिछले वित्त वर्ष की इसी समान तिमाही की बात करें तो यहाँ पे 239 करोड़ के आसपास यहाँ पे एबिटा दर्ज किया गया था। कंपनी का अगर आप मार्जिन्स की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो ये देखिए 49.6% से घटकर 47.75% पर आ गया है। अगर आप यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड एंड सोलर अगर आप सेगमेंट में देखें तो आय जो है 67.5 करोड़ रही है, जबकि पिछली समान तिमाही में ये 28 करोड़ थी। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पर फाइनल डिविडेंड यानी कि 0.31 प्रति शेयर यानी 31 पैसे प्रति शेयर की जो है यहाँ पर इसका ऐलान भी किया है। एक और सरकारी कंपनी बात कर लेते हैं, यहाँ पे एनबीसीसी की बात कर लेते हैं। मार्च तिमाही के यहाँ पर भी नतीजे जारी होते हुए दिखे, जिसके बाद शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिली। कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 29% बढ़कर 176 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये 136 करोड़ पर आसपास रहा था। रेवेन्यू जो है यहाँ पर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली, 16.2% बढ़कर ये 4,643 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 3,996 करोड़ था। एबिटा की बात करें तो 19.4% बढ़कर 290 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल चौथे क्वार्टर में ये 243 करोड़ था। मार्जिन भी 6.1% से बढ़कर 6.2% पर आ गया है। दूसरी ओर एनबीसीसी ने फाइनल डिविडेंड यानी कि करीब आप देखें तो 14 पैसे प्रति शेयर का ऐलान किया है। वहीं कंपनी की ओर से एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 38 करोड़ का डिविडेंड भी बांटा जाएगा, जिसका ओवरऑल परसेंटेज है जो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर। वहीं इसके साथ ही क्योंकि देखिए इस बार जो है लगातार बैक टू बैक नंबर्स आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स आए। एक और सरकारी कंपनी के नंबर आए जिसके बाद वो रॉकेट हो गई। कंपनी का नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI लिमिटेड। क्वार्टर 4 के नतीजे जारी हुए। आपको बता दें कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार में जो इसकी होल्डिंग है जो भारत सरकार की है तो 72.57% के आसपास है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स कैसे आए, ज़बरदस्त नंबर आए और उसके बाद जो स्टॉक है ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। हालांकि हफ्ते के आखिरी सत्र में मुनाफा वसूली हावी होती दिखी, लेकिन 5 दिनों में शेयर जो है 22% तक उछल गया, काफ़ी बड़ा नंबर है। स्टॉक का भाव चढ़ते चढ़ते 68 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। अब जान लेते हैं कि शेयरों में तेज़ी क्यों आई। 15 मई को आप इसके आंकड़े जारी किए गए, जो घोषित आंकड़े थे यहाँ पर, और इसमें ये बताया गया कि आप यहाँ पे देखिए कि 260 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 157 करोड़ था, यानी कि 65% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि पिछली तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर में कंपनी को 8.74 करोड़ का घाटा हुआ था। ऑपरेशन से कंपनी की जो आय थी वो घटकर 413 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी थी, जो कि एक साल पहले 605 करोड़ थी पिछले, जिससे निवेशकों के लिए आप ये समझिए कि ये जो नंबर्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और एक अच्छे नंबर्स के बिना पर यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। नतीजों के इस मौसम में एक और सरकारी कंपनी बैक टू बैक है कंपनी सरकारी, क्योंकि आती जा रही हम लोगों को लगा कि आपको हर एक खबर से अवगत कराना चाहिए यहाँ पर। और आप समझिए कि इसका स्टॉक का जो भाव है वो 230 रुपये के आसपास है। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग बिजनेस से जुड़ी है। इसका नाम है यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड यानी EIL। ये जो अगर आप इसकी बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में नतीजे जारी हुए। कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यहाँ पर डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 280 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और एक साल पहले इसी तिमाही में 116 करोड़ था, यानी कि 141% का जंप आप सोचिए यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी की आय की बात करें तो 25.5% बढ़कर 1010 करोड़ रुपए पहुंचती हुई दिखी है, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 805 करोड़ रुपए पर थी। कंपनी का एबिटा साल दर साल के हिसाब से देखें आप तो 77 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि कंपनी का जो मार्जिन की बात करें साल दर साल के हिसाब से 9.6% से बढ़कर 29.8% पर पहुंचा, यानी कि हर मोर्चे पर एकदम बेहतर नंबर पेश किए गए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने निवेशकों को 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी की ग्रोथ में कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बिजनेस में बड़ी भूमिका यहां पर निभाई है। अब बात करते हैं ITI लिमिटेड की। शेयरों में तेज उछाल इस हफ्ते देखने को मिला।
तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा। अगर आप इनके नंबर्स की बात करें यहाँ पे तो कंपनी भारी घाटे में, अगर आप बात करें तो कमी और रेवेन्यू में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि घाटा जो है उसमें एक बड़ी कमी देखने को मिली और रेवेन्यू में मजबूती देखने को मिली। कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर अब सिर्फ 4.4 करोड़ पर रह गया, जबकि पिछले साल आप देखिए 239 करोड़ था। आप देखिए 239 करोड़ से घटकर सिर्फ 4 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। इस तिमाही में कंपनी के जो रेवेन्यू है साल दर साल के हिसाब से 73% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप देखिए 601 करोड़ से बढ़कर ये 1046 करोड़ पे पहुंच गया है। इसके साथ ही एबिटा में भी सुधार देखने को मिला है। घाटा घटकर यहाँ पर 28.2 करोड़ रह गया, जो कि पिछले साल की तिमाही में आप बात करें तो 174 करोड़ पर था। ये कंपनी के ऑपरेशन में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। मजबूत वित्तीय नतीजों के साथ साथ ITI लिमिटेड ने यह भी ऐलान किया कि उसके बोर्ड ने करीब 59 करोड़ की पूंजी निवेश कैपेक्स के बदले यहाँ पे प्रेफरेंस आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। और ये जो फैसला है ये 8 जनवरी 2013 की यहाँ पर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के आदेश के तहत लिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि ITI लिमिटेड भारत की पहली PSU दूरसंचार कंपनी है। सालों में इसने बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, इसके अलावा और भी कई जगह पे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसने स्टैब्लिश करी हैं। अब हम लोग एक और कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी बैगर कंपनी है, स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस कंपनी की भी कई बड़ी बड़ी खबरें आई यहाँ पर। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तूफानी तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में शेयर 35% तक उछल गया। अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयरों में आप देखिए कि 194 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मौजूदा स्तर पे अगर आप स्टॉक की चाल देखें तो 188 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस तेजी के पीछे कई बड़ी वजह रही। यहाँ पे कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उससे करीब 113 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ये डील सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में इस्तेमाल के लिए यहाँ पे एवियोनिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया है यहाँ पे। हालांकि कंपनी ने इस ऑर्डर के सेंसिटिव नेचर होने के कारण इसकी ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करी है। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 107 करोड़ रुपए के, अगर आप देखें 107 करोड़ की वर्थ के कैश डील करते हुए आइडियल एक्सप्लोजिव नाम की कंपनी का 100% अधिग्रहण किया है। आइडियल एक्सप्लोजिव खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में काम में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर 2 सरकारी कंपनियों के नतीजों ने निवेशकों को यहाँ पर निराश किया, क्योंकि एक तो प्राइवेट कंपनी हमने आपको बता दी, अब 2 सरकारी कंपनी है उनके नतीजों ने यहाँ पर निराश करते हुए वो दिखे हैं। डिफेंस PSU कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की हम लोग बात कर लेते हैं, लोग BDL के नाम से जानते हैं इसको। वित्त वर्ष 2025 की मार्च तिमाही में डिफेंस कंपनी का मुनाफा जो है 6% घटा है, जबकि आय में 108% यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। नतीजे के साथ ही डिफेंस PSU ने निवेशकों को डिविडेंड का भी ऐलान दिया है, यहाँ पर किया है यहाँ पर। अब देखिए अगर आप इसके नंबर्स को देखें चौथी तिमाही के, तो यहाँ पर जो मुनाफा है वो 5.5% घटकर 272 करोड़ पर आ गया है। एक साल पहले 288 करोड़ के आसपास था। और अगर आप आय की बात करें तो उसमें उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे मार्च तिमाही में आय जो 108% बढ़ के 1770 करोड़ पे पहुंचती हुई दिखी है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 848 करोड़ थी। रेगुलेटरी फाइलिंग में अगर आप इसको और बारीकी से समझे तो एबिटा यानी कामकाजी मुनाफा 5.5% घट गया है। यहाँ पर ये घटता हुआ दिखा है। पिछले साल ये करीब 316 करोड़ के आसपास रहा है। और मार्जिन भी अगर आप देखें तो आप सोचिए कि 37% से घटकर 16% पर आ गए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने शेयरधारकों को डिविडेंड का ऐलान करते हुए बताया कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर जो हैं वो 0.65 रुपये के फाइनल डिविडेंड की यहाँ पे सिफारिश की गई, यानी कि 65 पैसे यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान, फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया गया है। वहीं एक और सरकारी डिफेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मार्च तिमाही के नतीजे यहाँ पे जारी हुए। चौथी तिमाही के आंकड़े जो है आप ये समझिए कि बढ़े हुए खर्चों के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हालांकि कंपनी ने पूरे साल के लिए रेवेन्यू और मार्जिन के मोर्चे पर अनुमानित गाइडेंस को यहाँ पे पार किया, लेकिन नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा खराब रहे। नेट प्रॉफिट जो है वो आधा हो गया। आप समझिए 622 करोड़ से बढ़कर घटकर 325 करोड़ पर आ गया। मार्च तिमाही में मझगांव डॉक के जो रेवेन्यू है 2.3% बढ़कर 3174 करोड़ पे पहुंचा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 3103 करोड़ था। एबिटा की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो 83% से आप समझिए गिर कर ये 89 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन घटकर यहाँ पर 2.82% से घटकर यहाँ पर आप घट गया। आप सोचिए कि पिछली तिमाही में 16.9% था और इस तिमाही में यहाँ पर 2.82% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप ऑपरेशनल प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो खर्चों काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं, खासकर सब कॉन्ट्रैक्टिंग
खर्च में भारी उछाल आया है और ये पिछले साल की समान तिमाही की अगर आप तुलना करें तो 10 गुना बढ़ा है। और इस तिमाही में सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो खर्च है वो 590 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल में ये करीब करीब 63 करोड़ था। आप सोचिए 63 करोड़ से बढ़कर 590 करोड़ हो गया। यहाँ पे जो दूसरे खर्चे बढ़े उसका साफ तौर पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है स्टॉक में, तो इस वजह से यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर जो कंपनी है संवर्धन मदरसन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए जो ऑपरेशनल फ्रंट पर कमजोर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पर जो गाइडेंस है वो बेहतर होती दिखी है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा जो है सालाना आधार पर 19.6% बढ़कर 1051 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 878 करोड़ रुपए रहा था। मुनाफे में बढ़त का एक बड़ा कारण टैक्स खर्च भी यहाँ पर रहा है। रेवेन्यू को देखें तो 6% की बढ़ोतरी के साथ ये करीब करीब 29,317 करोड़ पे पहुंचता दिखा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो 1.6% घटकर ये 2,643 करोड़ पर आ गया। मार्जिन की बात करें तो करीब 70 बेसिस पॉइंट घटकर ये 9.7% से 9% पर आ गया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एबिटा में कटौती देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड ने यहाँ पर 1:2 के अनुपात में यहाँ पे बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी है, जिसे आने वाले सालाना आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ने 1 लाख के फेस वैल्यू पे 8,500 करोड़ के रेटेड लिस्टेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी जारी करने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है। यहाँ पर भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 का मार्च क्वार्टर रिजल्ट जारी किया है, जिसके बाद शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इस बार भी मार्च क्वार्टर रिजल्ट काफी निराश करने वाला रहा है। कंपनी ने जानकारी दी कि इस बार के मार्च क्वार्टर में उनका जो लॉस है पिछले मार्च क्वार्टर की तुलना में दोगुना बढ़ के करीब 870 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले मार्च क्वार्टर में अगर आप देखें तो नेट लॉस जो था 816 करोड़ था। यहाँ पर रेवेन्यू भी मार्च क्वार्टर में गिर के रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पे नंबर्स में अगर आप देखें तो रेवेन्यू सालाना आधार पर 62% से गिरकर 611 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि एक साल पहले 1,590 करोड़ के आसपास के लेवल पर था। यहाँ पे फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 के परफॉर्मेंस पर अगर आप नजर डालें तो कंपनी का जो नेट लॉस है वो 2,276 करोड़ पर आ गया है। आप सोचिए बड़ा नंबर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,024 करोड़ में आप समझिए कि ये वहाँ से मतलब अगर आप 2024 की बात करें तो 1,584 करोड़ के आसपास था। FY25 में ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो फिसलकर 4,514 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि FY24 में ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था वो 5,010 करोड़ के आसपास था। FY25 में कंपनी का जो लॉस मार्जिन है वो भी सालाना आधार पर आप देखें तो 38% का इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेकिन नजर आया है। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने ये भी जानकारी दी कि फाइनेंशियल ईयर आप 2025 की अगर ओवरऑल की बात करें साल की तो कुल यहाँ पर 3.59 लाख यूनिट जो है यहाँ पर जो है वो बिकती हुई डिलीवर होती हुई दिखी है यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है कि करीब कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें जनरेशन 3S1 स्कूटर की एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाजार में अपनी पकड़ तो मजबूत करती हुई दिखी है, लेकिन यहाँ पे नंबर जो है वो काफ़ी खराब आते हुए दिखे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए और आप नतीजे देखिए कि निवेशकों के साथ इसमें एक बड़ी सौगात भी दी गई। तिमाही के अगर हिसाब से अगर नंबर्स की हम लोग बात करें तो LIC का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 38% बढ़कर 19,013 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में करीब 13,762 करोड़ पर आ गया था। हालांकि नेट प्रीमियम इनकम जो है वो 3.2% घटकर 1.48 लाख करोड़ पर रही, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 1.52 लाख करोड़ पर रही थी। चौथी तिमाही में LIC का जो सॉल्वेंसी रेशियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 198% से बढ़कर 211 करोड़ पर पहुंच गया। 13वें महीने में जो है यहाँ पे परसिस्टेंसी रेशियो जो है उसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली यहाँ पर, और 61वें महीने में ये जो रेशियो है इसमें हल्की सी स्लाइटली सी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी में ग्रोथ देखने का तरीका ये होता है कि पॉलिसी होल्डर्स की जो रिन्यू या फिर कॉन्टिन्यू दर है वो क्या होती है, और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे परसिस्टेंसी रेशियो समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे LIC ने अपने तिमाही नतीजों में 12 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। कंपनी ने 25 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट
तय की है ताकि ये तय किया जा सके कि किस निवेशक को ये डिविडेंड मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ ही इस हफ्ते जियो फाइनेंस के शेयरों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। दरअसल जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को एक मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से हरी झंडी मिल गई और ये कंपनी भारत में अब अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस यहाँ पर अब शुरुआत करती हुई दिखेगी। ये पार्टनरशिप अपने आप में भी बहुत खास है क्योंकि एक तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़बरदस्त डिजिटल पकड़ है, लोकल मार्केट की समझ है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक रॉक की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज़ है और साथ ही एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। अब यहाँ पे रिलायंस की तरफ से कहा गया कि वो भारत के रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक बिल्कुल नया, स्मार्ट और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस देने जा रही है। वहीं दूसरी ओर ईशा अंबानी ने ये भी जानकारी दी कि जियो और ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट का जो साफ तौर पे जो ये गठजोड़ है ये आम लोगों को कम खर्चे में आसान तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ निवेश करने का मौका देगा और एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी कंपनी जो कि आगे के लिए निवेशकों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि रिटेल निवेशक यानी कि आम लोगों के लिए सर्विस पूरी तरीके से डिजिटल होगी, ये बताया गया है क्योंकि आप समझिए कि मोबाइल या वेबसाइट से ही सब कुछ आप कर पाएंगे अगर जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं यहाँ पे, तो ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्लैक रॉक और जियो के बीच का जो पार्टनरशिप है एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे निवेशकों को देती हुई दिखेगी। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने कारोबारी साल 2024-25 के क्वार्टर 4 में 358 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा दर्ज किया जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 284 करोड़ रुपए था, यानी कि 26% की ग्रोथ या फिर जंप यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1259 करोड़ रुपए रहा है जो कि पिछले साल 1152 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि इसमें भी बड़ा देखने को मिली है करीब करीब। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो इजाफे की एक बड़ी वजह यहाँ पर ये भी है कि एक मुश्त प्रॉफिट यहाँ पर इसमें 45 करोड़ का शामिल है। पूरे कारोबारी साल की अगर हम लोग बात करें FY25 की तो IRCTC का जो नेट मुनाफा है वो 1315 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल जो रहा था वो 1111 करोड़ रुपए रहा था, यानी 18% का जंप यहाँ देखने को मिला है। अगर आप कमाई की बात करें तो करीब करीब 10% का जंप यहाँ देखने को मिला है, 4675 करोड़ रुपए आ गई, जबकि एक साल पहले ये 4260 करोड़ पर थी। कैटरिंग बिजनेस की कमाई जो है इस तिमाही में स्थिर रही है और 529 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं यहाँ पे, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में 531 करोड़ रुपए के करीब थी। कंपनी के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस रेल नीर का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 96 करोड़ पर हो गया है, जबकि पिछले साल 83 करोड़ के आसपास था। वहीं आप वेब टिकटिंग सेक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी इसमें मोनोपोली है, साफ तौर पे एक अच्छा प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू जो है 342 करोड़ रुपए से बढ़कर 372 करोड़ रुपए पे आ गई है। वहीं पर्यटन बिजनेस में शानदार इजाफा हुआ है, कमाई 199 करोड़ रुपए से बढ़कर 274 करोड़ रुपए पे आ गई है। कंपनी ने FY24-25 के लिए 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का भी यहाँ पर सिफारिश करी है। तो इस हफ्ते 2 कंपनियों की लिस्टिंग हुई, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी, क्योंकि लगा पूरा IPO का जो बाजार है गुलजार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और एक के बाद एक नए IPO आ रहे हैं। तो 2 कंपनियों की यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी। पहली थी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी बेलराइज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इसके शेयर लिस्ट होते दिखे। BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हुए। यहाँ पर बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 11% के प्रीमियम पर ये लिस्ट हुए। इसका जो इशू प्राइस था वो 90 रुपये था, और BSE में इसके अगर आप इशू प्राइस से आप देखें तो 9.44%, यानी कि 90 करीब करीब 98.50 रुपये पर लिस्ट होता दिखा। बाद में स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और इशू प्राइस से 14% तक ये ऊपर बढ़ता हुआ दिखा। वहीं दूसरी कंपनी थी यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली टेक्सटाइल से जुड़ी हुई थी, बुराना वीव्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे IPO इसका भी आता हुआ दिखा। BSE पर करीब 12.5% के प्रीमियम के साथ 243 रुपये के भाव पर ये लिस्ट हुआ, और आखिरी में 18% की तूफानी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, तो 255 के भाव पर भी ये पहुँचता हुआ दिखा है। दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि देखिए NSE पे भी लिस्ट हुआ और वहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि लगातार एक के बाद एक कंपनियाँ यहाँ पर लिस्ट हो रही हैं, तो ऐसे में जो IPO की बाज़ार है उसमें एक अच्छी यहाँ पर आप देखें कि निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी बुच को हिंडनबर्ग अडानी मामले से जुड़े आरोपों में बड़ी राहत मिली है। भारत के लोकपाल ने उनके खिलाफ दायर की गई सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है। लोकपाल ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन पर बिना आधार और सबूत के आरोप लगाए गए थे। यहाँ पर लोकपाल ने ये आरोप जो है 28 मई को खारिज कर दिए। साफ तौर पर लोकपाल ने कहा कि माधवीपुरी के खिलाफ शिकायतें अटकलों और अनुमान पर
पूरी तरीके से ये आधारित थे, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मिल रही शिकायतें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जांच के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में लोकपाल ने यह भी कहा कि कुल 5 प्रमुख आरोपों की जांच की थी उन्होंने, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। लोकपाल ने कहा कि इन आरोपों की जांच में पाया गया है कि जो जितने आरोप हैं वो एकदम बेबुनियाद है और निरर्थक है। तो ओवरऑल पर्दे के पीछे के आपको इस बार का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।